पिछले व्याख्यानों में हमने उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन किया था, जिसमें उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण, इन दोनों के बारे में बात की थी। क्रमवाचक दृष्टिकोण में हमने उदासीनता वक्रों की विशेषताएं और उपभोक्ता के संतुलन को विस्तृत रूप से इस पर बात की थी। आज हमारा टॉपिक है मांग फलनों का निरूपण, डेरिवेशन ऑफ डिमांड फंक्शन। तो मांग फलनों का निरूपण समझने के लिए उनका व्युत्पादन या डेरिवेशन कैसे किया जाए, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें मांग फलनों की बेसिक जानकारी, मूलभूत जानकारी होनी आवश्यक है। तो हम मांग फलन के बारे में क्या जानते हैं? हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु X है तो उसकी मांग, वस्तु X की मांग निर्भर करती है किन किन चीज़ों पर? वस्तु X की कीमत पर, यानी स्वयं की कीमत पर, अन्य वस्तु जो पूरक या स्थानापन्न हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट है, उसकी कीमत पर, उपभोक्ता की आमदनी, इसको हम यहाँ Y से दिखा रहे हैं, M से भी दिखाते हैं। दूसरी टेस्ट, रुचियाँ, मौसम और बहुत सारे और अन्य तत्वों पर निर्भर करता है। तो इस तरह का हमने एक मांग फलन पढ़ा था। अब हम अगर इसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो मांग फलन होता क्या है? तो एक मांग फलन किसी वस्तु की मांग की मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों या चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध को दर्शाता है। ये एक मांग फलन है, ये हमने पढ़ा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब हम इसके बारे में बात करें कि वस्तु X की मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव यानी सीधा प्रभाव किन किन चीज़ों का पड़ता है। देखिए, उपभोक्ता का स्वाद, रुचियाँ, पसंद आदि का प्रभाव यद्यपि वस्तु की मांग पर पड़ता है, लेकिन ये इसका मुख्य प्रभाव जो है नहीं है। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट इफेक्ट इसको नहीं कहेंगे वस्तु की मांग पर। मौसम का भी प्रभाव पड़ता है यूँ तो, और भी बहुत सारे तत्व हैं, हम उनको स्थिर मान लेते हैं कि उनमें कोई बड़े बदलाव नहीं आते हैं। तो उस स्थिति में हमारे पास तीन बातें, तीन चर या तीन तत्व बच गए कि एक तो उसकी अपनी कीमत पर, वस्तु की स्वयं की कीमत, इसका सीधा प्रभाव पड़ता है उसकी मांग की मात्रा पर। दूसरा, जो बाज़ार में उपलब्ध अन्य वस्तुएं हैं, जिनमें या तो उसकी पूरक होंगी या उसकी स्थानापन्न वस्तुएं, उनकी कीमतों का असर भी पड़ता है। और एक उपभोक्ता की आमदनी का असर पड़ता है, आय का। ये तीन जो चर हैं, तीन जो तत्व हैं, इनका मुख्य रूप से प्रभाव जो है वस्तु की मांग पर पड़ता है। यहाँ हमने उपभोक्ता की रुचि, स्वाद, पसंद आदि और दूसरा मौसम वगैरह को स्थिर मान लिया है। तो उस स्थिति में हमारा जब मांग फलन क्या बन जाएगा? अब इनको जब हम स्थिर मान लेंगे तो बनेगा क्या? डिमांड फॉर X इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ X, प्राइस ऑफ Y एंड इनकम। वस्तु X की मांग निर्भर करती है या फलन है किसका? उसकी अपनी कीमत का, अन्य वस्तु जो कि यहाँ हमने Y से दर्शाया उसकी कीमत का, और उपभोक्ता की आमदनी का। इनका फलन है वस्तु की मांग। वस्तु क्या है? वस्तु का नाम हमने X दिया है। अब इसको डिमांड फॉर X की जगह हम क्वांटिटी ऑफ X लिख दें, वस्तु X की मांग की मात्रा, तो फलन हमारा हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ X इक्वल टू, जिसको हमने QX कहा है, इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ X, प्राइस ऑफ Y एंड इनकम। X वस्तु की कीमत, Y वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आमदनी या आय। ठीक है। अब देखिए, किसी भी चीज़ को गहराई से समझना ज़रूरी होता है। अब हम जब मांग फलनों का व्युत्पादन करेंगे, उनका निरूपण करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो वहाँ हम X और Y के रूप में वस्तुओं को नहीं लेंगे। वहाँ हम वस्तु को वस्तु 1 और वस्तु 2
के रूप में लेंगे तो कैसे वो आ रहा है, कैसे वो फलन आएंगे, हम शुरू से बात कर रहे हैं उनके बारे में। अब यदि x बराबर i हो और y बराबर j हो, कौन सा y? वस्तु y की कीमत की बात कर रहा हूँ मैं, अन्य वस्तु जो है उसकी बात कर रहा हूँ। अब चाहें तो हम यहाँ m भी लिख दें, अगर कन्फ्यूजन बनता है y की जगह, ये जो आमदनी की जगह m काम में ले सकते हैं, तब कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। तो x बराबर i और y बराबर j हो तो उस स्थिति में हमारा ये फलन है, मांग फलन क्या हो जाएगा? x की जगह i लिखिए, qi इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ i, प्राइस ऑफ j एंड इनकम। ये हो गया। और i बराबर 1 2 3, इसी तरह j बराबर 1 2 3 m तक, 100 है, 50 है, 20 है m का मान, n का मान भी इसी तरह से, क्योंकि उपभोक्ता एक वस्तु तो उसको उपभोक्ता को चाहिए नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी वस्तुएं वो काम में लेता है। तो कौन सी वस्तु की बात कर रहे हैं? अब हम इसको बीजगणितीय रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। माना कि i बराबर 1 है, यानी पहली वस्तु की बात कर रहे हैं, और j बराबर 2 है। j बराबर 2 का मतलब दूसरी वस्तु हो गई है। तो उस स्थिति में हमारा फलन qi इक्वल टू फंक्शन ऑफ, अब i की जगह 1 और j की जगह 2 रख दिए, तो p1 p2 एंड y यहाँ लिखे हुए हैं, ये संकेत है जो p1 पहली वस्तु की कीमत, p2 दूसरी वस्तु की कीमत, y उपभोक्ता की आमदनी। और यदि i बराबर 2 हो तो उस स्थिति में j बराबर 1 होगा, और दूसरी वस्तु की मांग या q2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ p2, अब i की जगह 2 रखिए, p2 j की जगह 1 रखिए, p1 और y एज इट इज, तो दूसरी वस्तु का मांग फलन ये हुआ। तो इस तरह से हमारे पास दो मांग फलन आते हैं। टू कमोडिटी केस है कंज्यूमर का, तो उस स्थिति में Q1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ P1 P2 एंड M फॉर इनकम, या इसको हम Y भी लिखते आ रहे हैं, यहाँ M कर दिया मैंने, और Q2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ P1 P2 एंड M, इस तरह से निकल के आएंगे। अब यदि अन्य वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की आमदनी स्थिर है, अन्य वस्तु कौन सी है? जे वस्तु की बात कर रहे हैं हम, मूल सूत्र की तरफ जा रहे हैं वापस से कि क्यू आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी आई पी जे एंड एम, इसकी बात कर रहे हैं। यदि हम क्या कह रहे हैं, यदि अन्य वस्तु की कीमत यानी पी जे और उपभोक्ता की आमदनी यानी एम स्थिर रहे तो इनको बार पी जे और एम बार हैं, इस तरह से दर्शा रहे हैं, यानी ये कांस्टेंट है। तो उस स्थिति में यदि इसमें कोई बदलाव आता है तो इसमें बदलाव होगा। जब ये स्थिर हों, क्या बदलाव होगा कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की जो मात्रा में परिवर्तन होगा वो परिवर्तन ऋणात्मक होगा, यानी कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। ठीक है, इसको हम x और y के संदर्भ में अगर देखने हैं, वस्तु x और वस्तु y के रूप में भी देखना चाहें तो यह होगा कि क्वांटिटी ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y एंड m फॉर मनी इनकम। तो ये कांस्टेंट है m, और प्राइस ऑफ y अन्य वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आमदनी को स्थिर माना गया है। उस स्थिति में संबंध बचता है इन वस्तु की मांग की मात्रा और कीमत के बीच में, और मांग की मात्रा निर्भर करती है किस पर? वस्तु की अपनी कीमत पर। तो वस्तु की कीमत में, क्योंकि यहाँ कीमत स्वतंत्र चर है, कीमत में कोई भी बदलाव हुआ आंशिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि हमने इनको स्थिर रख लिया, इसलिए इसको डी नहीं लिख सकते, इसको डेल्टा लिख रहे हैं हम, स्मॉल डेल्टा। तो डेल्टा पी एक्स कीमत में बदलाव, इसके कारण क्या बदलेगी? वस्तु एक्स की मांग बदलेगी, कितनी? डेल्टा क्यू एक्स के बराबर। ये जो बदलाव है ये ऋणात्मक होगा कि अगर वस्तु की कीमत बढ़े तो वस्तु की मांग की मात्रा घट जाएगी, और कीमत घटेगी तो मांग की मात्रा बढ़ जाएगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये बदलेंगे। इसलिए अब इस
क्या कहा है हमने, ये जो चीज़ है, ये जो हमने निकाला है, ये वास्तव में है क्या? वस्तु की कीमत और मांग के मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया गया है यहाँ पे। और संबंध को इस संबंध को जो दर्शाने वाला वक्र जो होता है वो क्या होता है? मांग वक्र होता है। कीमत और मांग की मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाने वाला वक्र। इसका मतलब ये है कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। तो ये तो हुआ मांग फलन। अब हमने अब तक पढ़ा था कि वस्तु एक्स की कीमत में कोई भी बदलाव होगा तो वस्तु एक्स की मांग बदल जाएगी यदि अन्य बातें समान रहें। मांग का नियम हमने सामान्य रूप से जो पढ़ा है, यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से वस्तु की मांग में कमी होगी और कीमत में कमी से वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। अर्थात वस्तु की कीमत और मांग में एक दूसरे के विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं। यही हमने मांग का नियम पढ़ा था। लेकिन यहाँ एक और टर्म काम में ली गई है कि यदि अन्य बातें समान रहें। अब अन्य बातों में क्या है कि अन्य वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आमदनी है, जो कि ये वस्तु की मांग पर पूरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए इनको हम साथ लेके चल रहे हैं, इनको स्थिर नहीं मान रहे। ये जानकारी जब हमारे पास आ गई है, अब देखिए, एक होता है मांग फलन, और मांग फलन से हम बनाते हैं मांग अनुसूची। भिन्न भिन्न कीमतों के अनुरूप मांग की मात्रा को निकाला जाता है। और मांग अनुसूची को जब हम ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं तो बनता है वक्र। तो तीन बातें हुई, फलन, फलन से अनुसूची, और अनुसूची का जो रेखा चित्रीय वो है प्रदर्शन कह लीजिए आप, डायग्रामेटिकल जो फॉर्म में जब हम उसको रखेंगे तो उस स्थिति में जो आकृति बनेगी उसे हम वक्र कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो आपको इस पता होना चाहिए। अब हम असली चीज़ पर आते हैं कि हमने ये समझ लिया कि मांग फलन क्या होता है, और अब हम मांग फलनों का निरूपण की स्थिति में आ गए, इसको समझाने की कि कैसे मांग फलनों को व्युत्पादित किया जाता है, उनका निरूपण कैसे होता है, डेरिवेशन कैसे होता है। आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा है मांग फलन दो तरह के होते हैं। एक साधारण मांग फलन होता है, ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, और दूसरा होता है कंपनसेटिंग डिमांड फंक्शन, क्षतिपूरक मांग फलन। साधारण मांग फलन जो है अल्फ्रेड मार्शल का दिया हुआ है, और क्षतिपूरक मांग फलन प्रोफेसर जी.आर. हिक्स का है। साधारण मांग फलन क्या कहता है कि वस्तु की मांग की मात्रा उसकी अपनी कीमत पर, अन्य वस्तु जो कि पूरक या स्थानापन्न हो सकती है उसकी कीमत पर, और उपभोक्ता की आमदनी पर निर्भर करती है। ठीक है, ऐसा पहली वस्तु के संदर्भ में भी है और ऐसा दूसरी वस्तु के संदर्भ में भी है। लेकिन क्षतिपूरक मांग फलन क्या है कहता है? हिक्स कहते हैं कि जब आय को क्षतिपूरित कर दिया जाए, कंपनसेट कर दिया जाए, तो उस स्थिति में वस्तु की मांग, क्योंकि अब आय स्वतंत्र चर के रूप में नहीं रह जाएगी, तो वस्तु की मांग Q1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ P1 एंड P2 केवल वस्तु की कीमतों पर निर्भर करती है। यहाँ आय, क्योंकि बढ़ी हुई आय को उससे ले लिया जाएगा, तो ऐसे में आय एक स्वतंत्र चर के रूप में नहीं प्रकट होगा, नहीं आएगा, तो ऐसे वस्तुओं की जो मांग की मात्रा है केवल कीमतों पर निर्भर करेंगी। ये बात आपको पता होगी आपने जब पढ़ा है तो, क्योंकि हिक्स जो है दो तरह के परिवर्तन करता है। जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो कीमत में कमी के कारण जो उपभोक्ता एक उच्च उदासीनता वक्र पर पहुंचता है, उस जिसे कि हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत प्रभाव के नाम से हमने उसे जानते हैं। तो कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित किया जाता है।
आगे जाके हम स्लश की इक्वेशन के माध्यम से करेंगे, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं मांग फलनों की। तो उपभोक्ता की आय को क्षतिपूरित कर देने के बाद में उपभोक्ता को बाध्य किया जाता है कि वह उसी उदासीनता वक्र पर रहे जो कि कीमत परिवर्तन के पहले का था, यानी उसके संतुष्टि स्तर में कोई बदलाव नहीं आए। तब उस विश्लेषण में हिक्स दो बातें कहते हैं कि आय में दो तरह के परिवर्तन कर सकते हैं हम। इस बात एक तो है कि आय में क्षतिपूरक परिवर्तन किया जाए, कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। इसमें उपभोक्ता उसी उदासीनता वक्र पर, यानी उस उपभोक्ता की संतुष्टि स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा और बढ़ी हुई आय से टैक्स लगाकर या अन्य किसी तरीके से ले ली जाती है। दूसरा, आय में समतुल्य परिवर्तन, इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम, ये उच्च उदासीनता वक्र पर क्रियाशील होता है। तो ये तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की बातें हैं, आपने वहाँ इनको पढ़ा होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से मांग फलनों को व्युत्पादित किया जाता है, डेरिवेशन उनका कैसे होगा। ये देखिए, अब आपके सामने एक डायग्राम है। ये डायग्राम है जिसमें एक्स अक्ष पर Q1 की मात्रा और वाई अक्ष पर Q2 की मात्रा। ये डायग्राम का एक पार्ट है और दूसरा पार्ट इसका ये नीचे है, जिसमें एक्स अक्ष पर तो पहली वस्तु Q1 की मात्रा और वाई अक्ष पर कीमत ली गई। अब ये हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में विस्तृत रूप से पढ़ा हुआ है कि जब उपभोक्ता की बजट लाइन या कीमत रेखा AB है और उदासीनता वक्र ये IC1 है, इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता बिंदु E पर संतुलन में है। अब यदि वस्तु की कीमत में कमी आ जाए, कौन सी वस्तु? पहली वस्तु की कीमत में कमी आ जाए, Q1 की कीमत घट जाए, तो उस स्थिति में उपभोक्ता, अब भाई वस्तु की कीमत घटी है तो कीमत रेखा बदलेगी, तो कीमत रेखा क्या हो गई? ऐसी हो गई। अब संतुलन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उदासीनता वक्र तो ये है और कीमत रेखा ये हो गई। अब संतुलन के लिए उपभोक्ता एक उच्च उदासीनता वक्र पर पहुँचता है, जो कि दूसरा है इंडिफरेंस कर्व सेकंड, इसके F बिंदु पर संतुलन में। E से और F तक का उपभोक्ता का जाना, ये कीमत प्रभाव के नाम से हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिए, जो मार्शल है, मार्शल का विश्लेषण, मार्शल क्या कहते हैं कि ए बिंदु इस E के अनुरूप है, जहाँ कीमत P1 है और उपभोक्ता वस्तु की K मात्रा, O के मात्रा क्रय कर रहा होता है। अब बिंदु E से F पर जब उपभोक्ता गया है तो इसमें दो चीज़ें शामिल है। एक तो कीमत घटी है, वस्तु तुलनात्मक रूप से अन्य वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो गई है, और दूसरा उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है। तो उपभोक्ता F बिंदु पर चला जाता है। इस F के अनुरूप जो है ये मांग वक्र बनता है, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व, इस तरह का ये, ठीक है। लेकिन हिक्स क्या कहते हैं कि आय को क्षतिपूरित कर दीजिए, कंपनसेट कर दीजिए। और कंपनसेट कैसे कीजिए कि इसके समानांतर, ऐसी जो बजट लाइन है इसके समानांतर नीचे की तरफ लाते जाइए कीमत रेखा को, और वहाँ तक लाइए जहाँ ये पुराने उदासीनता वक्र, प्रथम उदासीनता वक्र को स्पर्श करे। बिंदु G पर ये स्पर्श कर रही है। तो अब आय तो है नहीं, आय तो बढ़ी हुई आय तो उसे ले ली, इसलिए वस्तु की जो मांग फलन होगा ये साधारण मांग फलन से नीचे होगा, कम होगा। ये हुआ ऑर्डिनरी कंपनसेटिंग डिमांड कर्व। इस तरह से निकल के आता है। अब देखिए,
बाकी विश्लेषण तो इसका आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा है। मैं तो यहाँ आपके लिए एक तरह से इसको रिमाइंड कराया है, पुनः स्मरण कराया है कि साधारण मांग फलन किस तरह का होता है, साधारण मांग वक्र कैसा होता है, और क्षतिपूरित मांग वक्र कैसा होता है और कैसे निकल के आते हैं। मैंने एक जनरल आपको ये बात बताई। हम इसको गणितीय दृष्टिकोण से, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के जो अप्रोच को लेते हुए इसका निरूपण करेंगे। तो आज तो मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ कि जो मांग फलन है दो तरह के होते हैं। एक साधारण मांग फलन जो कि मार्शल से जुड़ा हुआ है। मार्शल बात करते हैं कि वो सीधा ई और एफ बिंदु की बात करते हैं, और हिक्स जो बात करते हैं मांग के संदर्भ में, वो कहते हैं कि आय को क्षतिपूरित कर दीजिए उपभोक्ता को, तो उसी स्थिति में क्षतिपूरक मांग फलन निकलेगा। और क्योंकि आय उससे बढ़ी हुई वापस ले लिए, इसलिए जो वस्तु की मांग है वो केवल वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। आय वहाँ कहीं नहीं होता है शीन में। और इनके जो वक्र होंगे कुछ इस तरह के होंगे। ठीक है, बाकी तो अब हिक्स के क्षतिपूरक परिवर्तन आय में और आय में समतुल्य परिवर्तन, ये सारी चीज़ें आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही। इनका निरूपण कैसे होगा मांग फलनों का, ये हम अगले व्याख्यान में लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।